Hello everyone, this is Isanjit Chaudhary. Welcome to my channel EGI, English Guidebook by Isanjit. इस वीडियो में मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में बात करूंगा। देखिए ये वीडियो है ना, दो पार्ट में आएगा। ये जो पहला पार्ट होगा वो हम जानेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट के नॉवल के बारे में, स्टोरी के बारे में बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो सब के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम एक्सप्लेनेशंस की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की ओर। क्या होता है जब एक समाज धीरे धीरे टूटने लगता है, जब लोगों की परंपराएं, उनकी पहचान, उनका विश्वास सब बिखरने लगता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चिनुआ अचेबे की फेमस नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट की। यह सिर्फ एक नॉवेल का नाम नहीं बल्कि एक पूरे समाज के टूटने की कहानी है। इस टाइटल को लिया गया था W.B. येट्स की फेमस पोएम द सेकेंड कमिंग से, और उस पोएम की एक बहुत फेमस लाइन द थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैनॉट होल्ड, यानी सब बिखर रहा है और कुछ भी उससे संभल नहीं पा रहा। चिनुआ अचेबे ने इस टाइटल को अपने नॉवेल में बहुत गहरा मतलब दिया है। इस कहानी में हम देखते हैं एक पावरफुल वॉरियर ओकोंको का डाउनफॉल और साथ ही इग्बो सोसाइटी की ट्रेडिशन और कल्चर का धीरे धीरे टूट जाना, और तो और कैसे कॉलोनियल पावर के आने के बाद पूरे समाज बदलने लगता है। और इसी वजह से थिंग्स फॉल अपार्ट को अफ्रीकन लिटरेचर की सबसे पावरफुल नॉवेल में से एक माना जाता है। इस नॉवेल में टोटल चैप्टर 25 है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 से लेके 13 चैप्टर तक ओकोंको के लाइफ के बारे में बताया गया। पार्ट 2 में 14 से लेके 19 चैप्टर में बताया गया कि ओकोंको का एग्जाइल होना, किस वजह से विलेजर्स उसे अपने विलेज से निकाल देते हैं। पार्ट 3 में 20 से 25 चैप्टर के बीच बताया गया ब्रिटिश इन्वेशंस के बारे में, कैसे ब्रिटिश या कॉलोनियल पावर आने के बाद एक विलेज कैसे बदलने लगता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे ये सब चीज स्टोरी में। अब हम चलते हैं स्टोरी की ओर, कहानी की ओर। बने रहिए इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है नाइजीरिया की एक ट्रेडिशनल इग्बो विलेज से, जिसका नाम है उमोफिया। उमोफिया सिर्फ एक गांव नहीं था बल्कि एक ऐसा समाज था जहां लोग अपनी ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और बिलीव्स को बहुत महत्व देते थे। यहां लोग खेती करते थे, खासकर याम की खेती। गांव के लोग अपने भगवान, एंसेस्टर्स और ट्राइबल कस्टम पर पूरा विश्वास रखते थे। रेसलिंग मैचेस और कम्युनिटी मीटिंग उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। और इसी उमोफिया गांव में रहता था एक आदमी जिसका नाम था ओकोंको। ओकोंको उमोफिया का एक बहुत पावरफुल और रेस्पेक्टेड वॉरियर था। ओकोंको बहुत फिजिकली स्ट्रांग था, किसी से नहीं डरता था और पूरे गांव में उसकी रेपुटेशंस थी। लोग उसकी रेस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे। लेकिन ओकोंको के अंदर एक बहुत गहरा डर छुपा हुआ था। जी हां, डर। उसे डर था कि वो जिंदगी में अपने पिताश्री की तरह वीक और अनसक्सेसफुल ना रह जाए। उसके पिता, जिनका नाम था ओनोका, एक लेजी और वीक किस्म के आदमी थे जिनको सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं करते थे। बस उसे बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। हर जिम्मेदारी से भागते फिरते थे। मतलब बेटा इतना मेहनती और बाप को बस बांसुरी बजाना है। उसके पिताजी को और एक शौक था, जिससे कर्जा लेना। कर्जा लेते ही उसके बाप कहते मजा आया, और वो कर्ज कभी चुकाते भी नहीं थे।
मतलब क्या ही बोलूं इसके बाप के बारे में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और इसी वजह से ओकोंको ने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बाप की तरह नहीं बनूंगा। इसी डर ने उसे स्ट्रांग तो बनाया, लेकिन धीरे धीरे गुस्सैल इंसान भी बना दिया। ओकोंको बचपन से ही एक अलग इंसान था। जहां उसके पिता ओनोका को लोग वीक और इरेस्पॉन्सिबल मानते थे, वही ओकोंको पावरफुल और सक्सेसफुल बनना चाहता था। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उसने एक फेमस रेसलर एमेलेंजे द कैट को हरा दिया था। आपको बता दूं, ये एमेलेंजे जो है ना, कोई आम रेसलर नहीं था। 7 साल में कोई भी इसे हरा नहीं पाया था। और उसे दी कैट इसलिए कहा जाता था क्योंकि कोई भी रेसलर उसकी बैक यानी पीठ को जमीन पे टच नहीं कर पाया, पर ओकोंको ने उसे हरा दिया। और इसी जीत की वजह से पूरे उमोफिया गांव में उसका नाम फैल गया था। धीरे धीरे ओकोंको एक रेस्पेक्टेड वॉरियर और वेल्दी फार्मर बन गया। उसके पास याम फार्म थे, सोसाइटी में इज्जत थी, पैसा था, रुपया था और 3 बीवी भी थी। लोगों के तो एक भी बीवी नहीं होती, पर भाई 3-3 बीवी के साथ घूम रहा है। उसे और एक चीज का डर था। उसे लगता था कि अगर वो कभी इमोशन दिखेगा या सॉफ्ट दिखाएगा तो लोग उसे उसके पिताश्री की तरह वीक समझेंगे। इसी वजह से ओकोंको हमेशा स्ट्रिक्ट और गुस्सैल रहता था। एक रात ओकोंको अपने घर में आराम कर रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज पूरे उमोफिया में गूंजने लगती है। वो आवाज थी टाउन क्रायर की। क्रायर कहता है, कल सुबह उमोफिया के सारे आदमी मार्केट प्लेस में जमा होंगे। ओकोंको अपने चारपाई पर लेटा हुआ था और ये सब सुन रहा था। और उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई तो सीरियस बात हुई है, क्योंकि उमोफिया में बिना वजह की कबीले की मीटिंग नहीं बुलाई जाती थी। अगली सुबह उमोफिया के सारे लोग मार्केट प्लेस में जमा हो जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि उनके पड़ोसी गांव जो कि मबायनो के एक आदमी ने उमोफिया की एक लड़की को मार दिया है। और वो लड़की उमोफिया के एक लड़के का बीबी भी थी। ये सुनते ही पूरे बस्ती वाले में गुस्सा फैल जाता है। आसपास के सारे गांव वैसे भी उमोफिया गांव से डरते थे और उसकी इज्जत भी करते थे, क्योंकि उमोफिया सिर्फ एक साधारण गांव नहीं था। ये ग्रेट वॉरियर और पावरफुल रेसलर की गांव माना जाता था। उमोफिया के लोग जंग के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग ये भी मानते थे कि उमोफिया का मेडिसिन दूसरे गांव से ज्यादा कारगर था। इसी वजह से कोई भी गांव आसानी से उमोफिया के अगेंस्ट जाना हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उमोफिया में एक इंपॉर्टेंट रूल भी था। जब तक गांव के ओरेकल्स यानी बड़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग यानी बड़े बुजुर्ग लोग परमिशन ना दे, तब तक वॉर ऑफिशियली शुरू नहीं किया जा सकता था। इसीलिए मबायनो के इंसिडेंट के बाद भी सब लोग ओरेकल्स का डिसीजंस का इंतजार कर रहे थे। और आखिरकार वॉर को अवॉइड करने के लिए मबायनो गांव ने शांति यानी पीस का ऑफर कर लिया। उसके बाद उमोफिया के कुछ लोग मबायनो गांव गए और वहां से एक वर्जिन लड़की और 15 साल का लड़का को उठाकर ले आए। उस लड़के का नाम था इक्मुफिना और जो लड़की थी उसे उस आदमी के घर भेज दिया गया जिसके वाइफ का मर्डर हुआ था। और इक्मुफिना को विलेज के डिसीजंस के अकॉर्डिंग ओकोंको के साथ रहने के लिए भेज गया। अब जो ये लड़का है ना इक्मुफिना को तो पता ही नहीं उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ लोग उसके घर आते हैं, उसके बाप से बात करते हैं और उसके बाप इक्मुफिना को अनजान लोगों के हवाले कर देते हैं। उसकी माँ बहुत रोती है, पर इक्मुफिना रोने की वजह हैरान था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं और उसे क्यों ले जा रहे हैं। अब देखिए, ओकोंको जो है ना, ओकोंको का घर कोई साधारण घर नहीं था।
हर चीज स्ट्रिक्ट रूल्स और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलती थी। और जैसे कि मैंने बताया, ओकोंको के 3 वाइफ्स थे और एक बेटा भी था। बेटा का नाम नओए। और घर में सब लोग ओकोंको से डरते भी थे, क्योंकि एक छोटी सी छोटी गलती भी हो जाए ना तो वो बहुत गुस्सा करता था। और अगर उससे कोई पेशेंस की बात करे तो वो कहता, अरे तू जा रही है। ओकोंको को लगता था कि नओए लेजी और वीक बन रहा है, और यही चीज उसे अंदर ही अंदर डराती थी, क्योंकि नओए की कुछ आदतें उसे अपने फादर ओनोका की याद दिलाती थी। देखिए, ओकोंको अपने पिता को क्यों इतना नफरत करता था ये जानना जरूरी है। ओकोंको की जिंदगी बाकी लोगों की तरह नहीं थी। उसे अपने बाप की विरासत से कोई भी जमीन या खेती नहीं मिली थी, बस मिली थी तो सिर्फ कर्ज। ओकोंको ने अपनी मेहनत से ही सब कुछ चीज हासिल किया था। उसके बाप तो इतना पनौती था कि उसके लगाए हुए फसल नहीं उगते थे कभी। और तो और, जब सारे लोग फसल काटने जाते थे, ओनोका तब फसल लगाने जाता था। बेचारे की मौत भी बहुत बुरी तरह हुई। पेट में हार्ट अटैक हो गया था उसमें। मजाक कर रहा हूं, एक्चुअली पेट में सूजन की वजह से उसकी मौत हुई। माना जाता है ये जो बीमारी है ना, वो गांव वाले के लिए बहुत घटिया बीमारी है। ऐसे लोगों को दफनाया नहीं जाता, इसलिए ओनोका को दफनाया नहीं गया, बल्कि एविल फॉरेस्ट में छोड़ आते हैं ताकि वो खुद ही मर जाए। आसान शब्द में, कुत्ते की मौत। शायद ऐसी जिंदगी ओकोंको नहीं चाहता था। ओकोंको तो क्या, कोई भी नहीं चाहेगा, और इसी वजह से वो डरता था और मेहनत करते रहता और कोशिश करता था कि अपने बाप जैसा ना बने, और नोए भी उसके फादर ओनोका की तरह ना इरेस्पॉन्सिबल और अनसक्सेसफुल ना बन जाए। अब देखते हैं इक्मुफिना का क्या हाल है। 3 साल बीत चुका है और इक्मुफिना ओकोंको के फैमिली के साथ काफी घुल मिल गया है। नओए के साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गया है, और इतने साल रहने के बाद इक्मुफिना ओकोंको को अपने पिता के नजर से देखते थे और ओकोंको को फादर कहकर के बुलाता भी है। अब क्या होता है ना, ओरेकल्स डिसाइड करते हैं, बड़े बुरे बुजुर्ग लोग मतलब डिसाइड करते हैं कि ये जो इक्मुफिना है ना, उसको मरना होगा, क्योंकि ये हमारे सेम ट्राइब का नहीं है और ये दुश्मन ट्राइब का है, और भविष्य में पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे जिले के लिए, पूरे कबीले के लिए खतरा हो सकता है। ओरेकल में से एक बुजुर्ग ने कहा कि ओकोंको, तुम इस बच्चे को मत मारना, क्योंकि हमें पता है कि तुम इक्मुफिना को अपने बच्चे की तरह देखते हो, और इसीलिए तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं है। तुम इक्मुफिना को हमारे पास भेज देना, हम उसे मार देंगे। अब ये जो बात है ना, ओकोंको को पसंद नहीं आई थी। वो समझ रहा था कि गांव वाले उसे कमजोर समझ रहे हैं। ओकोंको ने बोला, कोई इक्मुफिना को नहीं मारेगा, मारूंगा तो मैं ही। अब अगले दिन ओकोंको इक्मुफिना से कहता है कि वो उसे उसके घर ले जाएगा। अब ये सुनकर नोए जो है ना, वो रोने लगता है। रोए भी क्यों ना, 3 साल कितने दिन हो गए थे उसके साथ, एक फ्रेंडशिप हो गया था ना। इक्मुफिना इन 3 सालों में अपना घर लगभग भूल ही चुका था। उसके बाद ओकोंको के घर कुछ लोग आते हैं और वो लोग इक्मुफिना को लेकर निकल जाते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। इक्मुफिना को कुछ ठीक नहीं लगता और उसे डर भी लगने लगता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां ओकोंको चल रहा होता है, जिससे उसका डर कम हो जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रुप में से एक आदमी ओकोंको को पीछे रहने को सिग्नल कह देता है और इक्मुफिना को कहता है, सीधा चलता रहे, पीछे मत देखना। इक्मुफिना फिर डरते हुए चलते रहता है। फिर वो आदमी अपना खंजर लेकर इक्मुफिना की पीठ पर वार कर देता है। इक्मुफिना जल्दी से ओकोंको के पास चला जाता है और कहता है, फादर, आपके आदमी मुझे मार रहे हैं।
ओकोंको अपने खंजर से इकमुफिना का गला काट देता है। भाई कैसे लोग हैं देखिए, बच्चे तक को मार डाला। ये सब घटना के बाद ओकोंको कुछ टाइम के लिए थोड़ा बदला बदला सा हो गया था। उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। और क्यों उड़े भी ना, इतना बड़ा जो काम किया था उसने, एक बच्चे का कत्ल कर दिया था उसने। बार बार इकमुफिना का याद आता था उसे। वो जितना सोने की कोशिश करता उसे उतना इकमुफिना का याद आता। नोवेल में बताया गया कि इकमुफिना का एक 10 साल की बेटी भी थी जिसका नाम था एजिनमा। वो काफी निडर थी। ओकोंको चाहता था कि काश ये लड़की लड़का होता, मतलब लड़की ना होकर लड़का होता। देखिए, एजिनमा के बारे में ज्यादा कुछ बताया गया नहीं है, कुछ कुछ चीज बताया गया है। उनमें से ये चीज एक है, एजिनमा को ओकोंको लड़का होना चाहता था, लड़की नहीं। मतलब चाहता था कि वो लड़की हो और लड़का हो, लड़की नहीं। अभी ना यहां से शुरू होता है असली खेल। मतलब यहां से ओकोंको की जिंदगी में काला बादल छाने वाला। अब क्या होता है ना, ओकोंको के गांव में एक बुजुर्ग का देहांत हो जाता है। ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि वही था जो ओकोंको को बोला था कि तुम इकमुफिना के मौत में शामिल मत होना, क्योंकि ये लड़का तुम्हें अपने बाप समझता है। और इसी बुजुर्ग का नाम था इजुडू। देखिए, इजुडू एक पॉपुलर आदमी था, इसलिए पूरा गांव जो था ना उसके मातम में शामिल हुए थे। अब उनके कस्टम के अकॉर्डिंग मातम में गोली चलाना होता है। यहां ओकोंको भी गोली चला रहा होता है और गलती से एक गोली चल जाता है और सीधा इजुडू के 16 साल के बेटे को लग जाती है। अभी गांव के नियम के हिसाब से कबीले वाले सेम कबीले वाले को नहीं मार सकता। अब भले ही ये गोली गलती से चली हो, पर नियम तो नियम थी। अब कबीले वाले में हफरा तफरी फैल जाता है। ये क्योंकि ओकोंको सेम कम्युनिटी का था, तो पूरा कबीले डिसाइड करता है कि उसे अब ये गांव 7 साल के लिए छोड़कर जाना, वो भी कल सुबह होने से पहले। जैसे ही अगले दिन होता है, कबीले के लोग उसके घर को जला देते हैं। उसके पालतू जानवर जो थे ना उसको मार डालता है। और ये सब नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए करता है ताकि आर्थ गोडेस नाराज ना हो जाए। अब ओकोंको अपने फैमिली को लेके मां के घर चला जाता है, जो कि माबांता में है, वो भी 7 साल के लिए। अब माबांता में रहकर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। ओकोंको को अपने गांव उमोफिया की याद बहुत आती है। माबांता में उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और याद आए भी क्यों ना, क्योंकि पूरी जिंदगी उमोफिया में काटी थी उसने। अभी क्या होता है ना, ओकोंको को अपने माँ के घर में 2 साल हो गए थे। उसे खबर मिलती है कि उसके गांव में कुछ गोरे लोग आए हैं। वो अपना चर्च बनाना शुरू कर दिया है। और गोरे लोग ये भी कह रहे थे कि गांव वाले से कि तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है, तुम हमारे धर्म अपना लो, मतलब क्रिश्चियनिटी अपना लो। अब ये चीज जो ना नोए बहुत इंस्पायर होता है, उसे नया धर्म बहुत इंस्पिरेशन लगता है। और वैसे भी नोए अपने बाप को पसंद नहीं करता था, और उसे ये मौका मिला कि उसके धर्म को बदलने का और अपने बाप को छोड़ने का। अब नोए क्रिश्चियनिटी अपना लिया था। आए दिन कबीले के लोग और गोरे लोगों के बीच जंग छिड़ता था धर्म को लेकर। अब ब्रिटिशर जो है ना, कॉलोनियल पीपल, जो गोरे लोग जो, उसके पास गोला बारूद थे, कबीले वाले कैसे जीत जाते। अब ऐसे करते करते 7 साल हो चुके थे। ओकोंको अब अपना घर जा सकता था। उसे लगा था कि गांव वाले उसका स्वैग से स्वागत करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि वो खुद हैरान हो जाता है कि अब उसका गांव का नजारा पहले जैसा नहीं रहता। बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी में बदल चुके थे, स्कूल खुल गए थे। अभी यहाँ के लोग, यहाँ के गांव वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि ये लोग खुश थे क्योंकि उन लोगों को सब कुछ मिल रहा था।
बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनके पास हॉस्पिटल थे जो कि फ्री ट्रीटमेंट हो रहा था, जो कि गांव वाले की जड़ी बूटी से ज्यादा जल्दी ठीक होता था। और ये सब चीज करता है मिस्टर ब्राउन जैसे एक ब्रिटिश ऑफिसर। अब जब ओकोंको गांव में आता है ना, तो मिस्टर ब्राउन की जगह एक नया ऑफिसर आता है, मिस्टर स्मिथ, जो कि काफी गुस्सेल वाला आदमी था, बिल्कुल मिस्टर ब्राउन की उल्टा। मिस्टर स्मिथ काले और गोरे में फर्क करते थे। उसके हिसाब से काले लोग एविल होते हैं और गोरे लोग अच्छे। एक दिन कुछ गांव वाले लोग और मिस्टर स्मिथ के बीच बहुत बड़ी बहस हो जाती है, और यहां ओकोंको को एक चांस मिल गया था अपने हीरोगिरी दिखाने को। गुस्से में आकर ओकोंको और उसके साथी मिलकर चर्च को जला देते हैं। अब ये बात जब मिस्टर स्मिथ को पता चलता है ना, तो वो तुरंत डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को बता देता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ओकोंको और उसके साथियों को मीटिंग के नाम पर उसके ऑफिस बुलाता है। वहां उनसे फाइन मांगा जाता है। ओकोंको और उसके साथी इस बात पर कुछ नहीं कहता, वो चुप रहते हैं। अब जाते वक्त डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अपने गार्ड से कहता है इनके साथ अच्छे से पेश आना। लेकिन जैसे ही वो जाता है, उसके आदमी ओकोंको और उसके साथियों के साथ जी हां ऐसा मारा जाता है और उनके सर के बाल भी मुंडवा देते हैं। अब कुछ टाइम के बाद और एक इंसिडेंट होता है जो सब कुछ बदल देता है। एक पब्लिक मीटिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का एक आदमी फाइन लेने आता है, लेकिन इस बार ओकोंको का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो अपनी खंजर उठाता है और उस आदमी का गला काट देता है, और वो आदमी वहीं मर जाता है। ओकोंको को लगा था कि उसके लोग इस बार उसके साथ देंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होंगे, लेकिन कोई भी उसके सपोर्ट में आगे नहीं आता। सब डर चुके थे, और उसी वक्त ओकोंको को समझ आ जाता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उसका गांव, उसकी कल्चर और वो दुनिया जिसके लिए वो पूरी जिंदगी लड़ता रहा, अब पहले जैसे नहीं रही। उसे पता था कि अब ब्रिटिशर्स उसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ओकोंको एक बात बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो गोरे के हाथों से मरे। इसीलिए उसने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया, और फिर ओकोंको ने अपने आप को फांसी लगा लिया, मतलब सुसाइड कर लिया। अब देखिए, ओकोंको का जो डेड बॉडी है ना, वो तो उतारना पड़ेगा, वो लटक रहा है ना ऊपर में, गच्ची का ऊपर में ना। अब देखिए क्या होता है, ओकोंको के जो साथी है ना, उसके गांव वाले जो लोग हैं ना, ओकोंको का डेड बॉडी को हाथ लगाने से मना कर देता है, क्योंकि कबीले के नियम के अनुसार जो लोग सुसाइड करते हैं उसे गांव वाले छूते तक नहीं। कहानी यहीं तक खत्म हो जाती है, लेकिन जाते जाते यहां एक गहरा मैसेज छोड़ गया है नोवेल में। देखिए कितनी अजीब बात है ना, जिस ओकोंको ने पूरे कबीले के लिए लड़ रहा था, अपने आप तक को मार डाला, उसके अपने ही लोग उसकी लाश तक को हाथ लगाने के लिए हिचक रहा है, छूने से मना कर दिया। हिचक क्या, छूने तक नहीं गया। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी सुनकर? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट की ओर, जो कि नोट्स के ऊपर में होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर में होगा। तो चलते हैं। अब तक के लिए, यहां तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। गुड बाय।